Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Pakistan's imperative for pragmatic diplomacy and economic resilience. पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है pragmatic diplomacy की और economic resilience की भी, ठीक है, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रोथ कर ले और अपना जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामजन हो जाए। इसमें हमें इकोनॉमिकली और पाकिस्तान की जो pragmatic diplomacy है उसके हवाले से ही देखने को मिलेगा। पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स बेसिकली कहते हैं हम ज्योग्राफी को। ठीक है, ज्योग्राफी के जो इफेक्ट्स पड़ रहे होते हैं उसकी स्टडी, जिसमें ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को दिमाग में रखते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में। ठीक है, उसके बाद समिट आ जाती है। समिट एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि हेड ऑफ द स्टेट्स होती हैं या हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो होते हैं उनके दरमियान में डिफरेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर जब वो इकट्ठे होते हैं, इजलास बुलाया जाता है, तो उसको हम समिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेसेसिटेट आ जाता है। नेसेसिटेट से मुराद है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देना, ठीक है, अनअवॉइडेबल बना देना, जिसको हम अवॉइड बिल्कुल ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव है। डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव से मुराद होती है मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात, ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, उसके बाद प्रूडेंट इंट्रैक्शन है। प्रूडेंट इंट्रैक्शन से मुराद भी यही है कि दानिस्ता तौर पर जो इंट्रैक्शंस होती हैं बेसिकली एहतियात के साथ, सेंसिबली कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एंगेजमेंट करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद सैलिएंट लेसन से मुराद ये है कि बहुत ही अहम किस्म के सबक हासिल करना, ठीक है, जो हमारी कोई पास हिस्ट्री में भी जो भी चीज़ें रही हैं उसके असबाक को जो हासिल करना होता है। उसके बाद रीअलाइनमेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स है। रीअलाइनमेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स कहते हैं बेसिकली कि पावर डायनेमिक्स को देखते हुए कि किस तरीके से पावर शिफ्ट हो रही है, तो अलाइनमेंट को भी शिफ्ट कर देना, दोबारा से अलाइनमेंट बनाना, अलायंस चेंज कर देना। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पावर के अंदर ग्लोबल लेवल पर, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से रीअलाइनमेंट भी हो रही है, अलायंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद ये होती है कि बहुत ही ज़रूरी एक्शंस जो कि लाजमी तौर पर लेने हैं किसी भी बात की तरफ जाने के लिए। फिर प्रोक्लिविटी आता है। प्रोक्लिविटी बेसिकली टेंडेंसी को कहते हैं, यानी रुझान को कहते हैं। ठीक है, कि किसका रुझान किसी पर्टिकुलर एक्शन की तरफ है, किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी आ जाती है। स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी से मुराद यही है कि जो कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसा गोल जो कि हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हासिल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है खसूसी तौर पर, उसको हम स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डीप रूटेड एनिमोसिटीज़ हैं। एनिमोसिटीज़ दुश्मनियों को ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी जड़ें जो हैं वो गहरी हों। ठीक है, यानी कि बहुत अरसे से, जो लंबे अरसे से लॉन्ग स्टैंडिंग जो हॉस्टिलिटीज़ यानी दुश्मनियाँ, कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से मुराद यही है कि उसकी लोकेशन या एरिया वाइज इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कोई स्टेट है तो एरिया वाइज उसकी अहमियत किस तरह से है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद इंटरनल स्टेबिलिटी से मुराद, स्टेबिलिटी इस्तेहकाम को कहते हैं। इंटरनल यानी कि अंदरूनी, अंदरूनी इस्तेहकाम हो किसी भी कंट्री के अंदर, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, सोशल सिस्टम ठीक करें उसका, इकोनॉमी को बेहतर करें, तो वो इंटरनल स्टेबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद बायलैटरल रिलेशनशिप से मुराद, बायलैटरल यानी दो तरफा, दो तरफा ताल्लुकात की बात की जा रही है कंट्रीज के दरमियान, यानी कि दोनों तरफ से जो ताल्लुकात निभाए जाएं। उसके बाद एस्ट्यूट अप्रोच है। एस्ट्यूट अप्रोच से मुराद एक ऐसी अप्रोच की बात कर रहे हैं जो कि क्लेवर वे में हो, यानी डील करते हुए किसी भी सिचुएशन से आप थोड़ा एक चालाक वाला रवैया रखें। ठीक है, उसके बाद रोबस्ट डिप्लोमेटिक कनेक्शंस हैं। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ वाला, ठीक है, मजबूत को कहते हैं। तो डिप्लोमेटिक कनेक्शन जो है उसको मजबूत करें, मजबूत बुनियादों पर जो है कायम करें, ठीक है, डिप्लोमेसी के जरिए से। उसके बाद जो है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। कम्युनिकेशन बातचीत ही को कहते हैं। ठीक है, प्लान्स या किसी भी अहम मामले के ऊपर जो बातचीत की जाती है स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट है। ट्रेजेक्ट्री रफ्तार को कहते हैं, यानी रीअलाइनमेंट तो अलाइंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली चेंज हो रहे हैं, तो उनकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, पाथ जो है वो चेंज भी हो रहे हैं, डायरेक्शंस नई आ रही हैं यहाँ पर। उसके बाद नॉन बैलेंसिंग एक्ट है। नॉन बैलेंसिंग
बैलेंसिंग एक्ट से मुराद एक डेलिकेट किस्म का, डेलिकेट कहते हैं कमजोर को, ठीक है, कमजोर किस्म का बैलेंसिंग एक्ट है, ठीक है। मतलब बेसिकली सिचुएशन बहुत कमजोर है लेकिन बैलेंस करना है उस चीज को बहुत सारे फैक्टर्स या इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है। मल्टी फैसेटेड अप्रोच है, मल्टी फैसेटेड यानी कि जिसकी बहुत सारे जो हैं वो एस्पेक्ट्स हों, पहलू हों, ठीक है। तो इसमें यानी कि डिफरेंट पहलुओं को देखते हुए, एलिमेंट्स को देखते हुए अप्रोच का रखना होता है। तो ये तो इसकी हो गई डिफिकल्ट टर्म्स, ठीक है। और अब इसके हवाले से आपके पाकिस्तान अफेयर में ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हो भी चुका है, पहले आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी आने के दोबारा से चांसेस भी हैं पाकिस्तान अफेयर के हवाले से और करंट अफेयर दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी है कि इस नोयत का एक सवाल कोई आ सकता है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाउ कैन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली पोजीशन इटसेल्फ इन द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन, कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो ग्रेट पावर का जो कंपटीशन चल रहा है यानी कि यूएस और चाइना के दरमियान जो राइवलरी चल रही है उसमें पाकिस्तान की अहमियत क्या है, स्पेशली कंसिडरिंग द रीसेंट जी बाइडन समिट, जो कि खसूसी तौर पर जी जिनपिंग की और बाइडन के दरमियान जो समिट हुई है ना, इजलास हुआ है उनका, जो कि जो पॉलिटिकल शिफ्ट्स जो साउथ एशिया रीजन के अंदर आ रहे हैं, डायनेमिक्स देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो उसमें उसको देखते हुए भी पाकिस्तान की क्या अहमियत है, पाकिस्तान कहाँ कहाँ जो है वो चेंजेस पाकिस्तान के ऊपर को लानी चाहिए और उस पर पाकिस्तान पे असरात क्या क्या मुरतब हो रहे हैं, तो ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। और इसके क्रक्स में जो जो मेन आइडियाज़ हैं, जो जो मेन पॉइंट्स हैं, वो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको थारोली भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको यही बताया जाएगा कि जो रीसेंट जी बाइडेन समिट हुई है ना, वो यही अंडरस्कोर करती है, यही दिखा रही है, एम्फसाइज कर रही है, इसी चीज पे जोर दे रही है कि नेशन जो है ना, जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान को रीवैल्यूएट करने की जरूरत है अपनी मुआशी और अपनी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोचेस को, कि वो अपने नजरियात को बदले, मुआशी तरक्की की तरफ जाए, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाए। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन नजर आ रही है, यूएस चाइना का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, ठीक है। इमर्जिंग पावर चाइना है और यूएस जो है वो उस वक्त उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। तो ये एक कंप्रीहेंसिव, एक जामिया किस्म की हमें लुक करने की स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत है। उसके अलावा जो यूएस है वो उसका जो रुझान है ना, उसकी जो प्रोक्लिविटी हम कह सकते हैं वो किसके साथ है, वो इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ इसलिए है क्योंकि वो चाइना को क्या करना चाह रहा है, वो काउंटर करना चाह रहा है कि चाइना उभर कर सामने ना आ सके। तो वो इसी तरह हो सकता है जब वो इंडिया के साथ अलाई को मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो रीअलाइनमेंट भी नजर आ रही है, पावर डायनेमिक्स देखने को मिल रहे हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर। उसके अलावा जो है यहाँ पर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ये है कि रीअसेस करे अपने डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ को, अपनी अप्रोच को जो है वो प्राग्मेटिक अप्रोच कर ले, यानी कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ आए, अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखे, ठीक है। और खसूसी तौर पर रीजनल पार्टनरशिप की तरफ देखे, इंडिया की तरफ भी, ठीक है। और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिकली इस तरह भी बन सकती है कि पाकिस्तान जो है, अब फिफ्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, ठीक है, उस हवाले से भी पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बन जाती है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर हम देख सकते हैं क्योंकि जहां पर यूएस का रुझान इंडिया की तरफ है, तो चाइना के लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है स्ट्रैटेजिकली, ठीक है जी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट होल्ड्स इमेंस वाइटैलिटी इन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, emphasizing the need to harness its geostrategic importance। वो ग्वादर पोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि इसी के ज़रिए से ट्रेड ट्रेड रूट ये है एक, ठीक है। और इसके ज़रिए से ट्रेड हो रही है दुनिया में, कनेक्टिविटी, या आप हब भी कह सकते हैं इसको, कनेक्शन का बाइस है ग्वादर पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के अंदर पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने जो इंटरनल अंदरूनी और सियासी जो इस्तेहकाम है उसको लेकर आना होगा, एंटी करप्शन मैयर्स उठाने होंगे, करप्शन ख़त्म करनी होगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आनी होगी, किसके लिए, ताकि उसकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, इस्तेहकाम आ सके, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए अलाइंसेस की, जिनके अंदर कनेक्शन है जी यूएस के साथ भी, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रायोरिटीज़ को कन्वे करने के लिए, डेडिकेशन के लिए, क्या, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी कायम हो सके, रीजनल इस्तेहकाम आ सके, रीजनल लेवल पर मुआशी तरक्की हो सके और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन भी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी फेसेटेड अप्रोचेस की ज़रूरत है, यानी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ या सिर्फ और सिर्फ यूएस के साथ भी अलाई बना लिया जाए अलग अलग से, बल्कि यहाँ पर मल्टी फेसेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट भी हो रही है, बैलेंसिंग एक्ट की यहाँ पर ज़रूरत है, बैलेंस किया जाए दोनों तरीकों से। इसी तरीके से इफेक्टिवली जो है नेविगेट कर सकते हैं हम इंटरनेशनल एरेना के अंदर।
तो ये था इसका क्रक्स, और अब हम इसके जो थॉरोली है उसको भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ग्वादर पोर्ट जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म की वाइटैलिटी रख रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और इस कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क के अंदर हम देखें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आउटकम जो निकल कर आए हैं, नताइज जो निकल कर आए हैं जी बाइडेन समिट के, ठीक है, वो हाईलाइट इसी चीज़ को करते हैं कि नेशंस को ज़रूरत है, जैसे कि पाकिस्तान को खसूसी तौर पर अपनी मईशत को और फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस को री एवेल्युएट करने की ज़रूरत है, दोबारा से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इवॉल्विंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं डायनेमिक्स किसके अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। और एक प्रोमिनेंट कंपटीशन है मेजर पावर्स के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान, ठीक है। और जो एक जामिया लुकिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो समिट थी जो जी और बाइडेन के दरमियान हुई है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम वो रिकॉग्नाइज इसी को करती है कि स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जो है वो नजर आ रहा है चाइना और यूएस के दरमियान, जो ग्लिम्पसेस हमें दे रहे हैं कि डायनेमिक नेचर जो है ना ग्लोबल ऑर्डर की, वो कंटिन्यूअसली मुसलसल तौर पर वो चेंज हो रही है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। दोनों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कोलैबोरेशन की और कॉम्प्लेक्सिटीज भी बताई हैं, ठीक है, जो मुश्किलात हो सकती हैं, उलझने हो सकती हैं, और डिफरेंट डाइवर्जेंट आप कह सकते हैं नज़रियात हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो प्रूडेंट इंटरेक्शन स्टैब्लिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो समिट है उसमें सिग्निफिकेंट रेलेवेंस दिखाई गई है कंट्रीज़ के हवाले से, जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से, कि वो किस तरीके से उसके पास कौन कौन सी उलझने हैं और वो उन उलझनों से निकलने के लिए एक रीजनल डायनामिक्स में किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो करंट डायनामिक्स देखें हम ग्लोबल पावर कंपटीशन के, तो ये भी एविडेंट है कि यूएस जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, इसी चीज को दिखा रहा है कि उसकी जो प्रोक्लिविटी है ना, जो उसका रुझान हम देखें तो वो किसके साथ है, अलाई बनाने में इंडिया के साथ ही है, ठीक है। इसके नतीजे के तौर पर जो साउथ एशियन रीजन है ना वो तसादुम कर रहा है, यानी कि बिल्कुल कन्फ्रंट कर रहा है। उसकी वजह से जो है डिफरेंट रीअलाइनमेंट्स होती जा रही हैं पावर डायनेमिक्स को देखते हुए, जहां जहां पावर डायनेमिक्स है वहां वहां अलाइनमेंट्स भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो सबसे अहम असबाक मिलते हैं वो यही है कि इमर्ज होना है करंट सर्कमस्टेंसेस ने, पाकिस्तान भी को भी इसका सामना है, ठीक है। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो रीअसेस करे अपनी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को देखे, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखे कि किस तरीके से उसको बैलेंस करना है रिलेशंस को, यूएस और चाइना के दरमियान दोनों ही पाकिस्तान पर असरात मुरतब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बजाय ये देखे पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी कलामी ना ये काम करे, बल्कि प्रैक्टिकलिटी के साथ प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर आए, एनहेंसमेंट करे वो रीजनल पार्टनरशिप के अंदर, स्पेशली वो देखे कि इंडिया के साथ कैसे इस तरीके से टैकल करना है चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी को राइज कर रही हैं ये चीज़ें। उसके अलावा जो एंड्योरिंग टेंशन्स हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है, ठीक है। ये डीप रूटेड एनिमोसिटीज हैं, यानी कि वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो पुरानी चलती आ रही हैं, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, हॉस्टैलिटी है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जियोपॉलिटिक डायनेमिक के हवाले से देखते हुए इन चीज़ों को रीअसेस करने की बहुत ज़रूरत है, रीअलाइनमेंट करनी होगी, डिप्लोमेटिक टाइज बनाने होंगे इंडिया के साथ, ठीक है। इस ग्लोबल पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, जो फोस्टर कर रहा है किस चीज़ को, एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन को, ठीक है, ताकि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी कायम हो सके, इस रीजन को हिट किया जा सके जस्ट बिकॉज ऑफ राइवलरी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की बहुत ही एक बड़ी राइवलरी चलती आ रही है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता है एक्टिवली इन डायनामिक्स में, ठीक है, जोर दे सकता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। उसके अलावा हम देखें तो ग्वादर पोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो इम्पोर्टेंस की हामिल है पाकिस्तान के अंदर, एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क रखती है, ठीक है, एक बहुत ही अहम हिस्सा है, कंपोनेंट है दोनों तरह से, इकोनॉमिकली भी और जियोपॉलिटिकल स्फेयर्स दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखे अपने ग्वादर की, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने के लिए कि किस तरीके से इंटरनल स्टेबिलिटी को कायम किया जाएगा। जब इंटरनल स्टेबिलिटी कायम होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, यानी सियासी इस्तेहकाम होगा, एंटी करप्शन के मैयर उठाए जाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो यही एलिमेंट्स हैं जो अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे इस रफ्तार में, डेवलपमेंट की रफ्तार में, नेशन की डेवलपमेंट होगी, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हम जुड़ सकेंगे, खड़े हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, कंट्रीज को जो है वो फोस्टर करना होगा एक ऐसा साजगार माहौल जहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, गुड गवर्नेंस हो जहाँ पर, और इंटरनेशनल
कोऑपरेशन हो सके, ठीक है? इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये वक़्त की अशद ज़रूरत है कि एक जामिया अप्रोच अडॉप्ट की जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ और फोस्टर किया जाए सस्टेनेबल ग्रोथ को। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में तभी ऐसा हो सकता है। ये पिलर है बेसिकली सियासत जो है, ठीक है? सियासी तौर पर एक सियासी माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, खुशहाली की तरफ जाए, मजबूत बुनियादों पर गामजन और ग्लोबल जो है वो साख बरकरार रहे और वो बिल्ड हो सके। और ऑनगोइंग अगर जब हम देखें डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है, तो पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन एक स्ट्रेटेजिकली देखे तो उसका रोल भी है एक वर्ल्ड के अंदर, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन देखे वो अलायंसेस की कि किस तरीके से उसको प्रूडेंटली यानी केयरफुली एक केयरफुल मैनर के साथ एक एहतियात के साथ उसको ये अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है और एक अच्छा रास्ता एक क्लेवर माइंड से अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है कि कंट्री को किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स जो एक जाल बना हुआ है ना, ठीक है, ग्लोबल रिलेशन का उनसे कैसे टैकल करना है पाकिस्तान को, ठीक है? बायलैटरल रिलेशनशिप भी पाकिस्तान को देखने होंगे साथ ही साथ, ठीक है? मल्टीलेटरल जो अप्रोचेस हैं उसमें पाकिस्तान को बायलैटरल ताल्लुकात भी साथ ही साथ देखने हैं, यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी डिप्लोमेटिक जो कनेक्शंस हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है? जैसे कि डिफरेंट अदर एक्टर्स भी हैं, जैसे रशिया है और दूसरी यूरोपियन नेशंस हैं और कंट्रीज़ हैं जैसे कि मिडल ईस्ट है, इनके साथ भी टाइज़ बनाने की पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी है, होनी चाहिए, ठीक है? ताकि उसके जो माहौल है, जो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो सेव हो सकें, ठीक है? ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर मजीद बर हम देख सकते हैं ना कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रोल है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का पाकिस्तान के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो पाकिस्तान को एक एक्टिवली अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, एक बिल्कुल प्रॉग्मेटिक किस्म की प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखना होगा, ठीक है? और जो डेडिकेशन के साथ काम करना होगा ताकि रीजनल स्टेबिलिटी भी कायम हो सके और जो सस्टेनेबल मुआशी तरक्की है वो प्रमोट हो सके और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन जो है वो उसको भी स्ट्रेंथन जो है वो भी स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है? मजबूत बुनियादों पर गामजन हो सके वो भी, ठीक है? तो फिर ये रीसेंट समिट जो हुई है जी की और बाइडेन की समिट, ये भी हमें पाकिस्तान के हवाले से उसकी रफ्तार को बता रही है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, ठीक है? तो नेविगेट करने के लिए इस तरह के जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं ना, ग्रेट पावर रेवलरीज चल रही हैं, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि बैलेंसिंग एक्ट को जो है वो अडॉप्ट भी किया जाए ताकि रीजनल पार्टनरशिप भी इससे फोस्टर हो सके। वैल्यूएबल एसेट्स जो हैं जैसे कि ग्वादर पोर्ट है, ठीक है? तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो इस तरीके से एक स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट और स्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश हो सकता है। अगर हम इस तरीके की मल्टीफेसेटेड अप्रोचेस रखते हैं, यानी ये नहीं रखते कि सिर्फ और सिर्फ टिल्ट इंडिया सॉरी यूएस की तरफ कर लें या फिर चाइना की तरफ कर लें, तो इस तरीके से काम ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, बल्कि हमें मल्टीफेसेटेड अप्रोचेस अपनानी होंगी और बहुत ही एक एहतियात के साथ और बहुत ही क्लेवर तरीके से जो है वो अप्रोचेस को प्रैग्मेटिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करना होगा। अपनी इकोनॉमी की रेजिलियंस दिखानी होगी, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करनी होगी, तभी हम एनहेंस कर सकते हैं एबिलिटी को और नेविगेट कर सकते हैं तमाम चैलेंजेस से, ठीक है? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो ग्लोबल ग्रेट पावर्स कंपटीशन चल रहा है इसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके डायनामिक्स में इन चीज़ों को देखते हुए। और उसकी पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एरेना के अंदर, खसूसी तौर पर ग्वादर पोर्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो सी पैक के ज़रिए से, ब्री के ज़रिए से, ठीक है? उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो रीजनल स्टेबिलिटी में भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है काम काम करने के लिए और इसी तरीके से जो इकोनॉमिक रेज़िलियंस है वो भी कायम हो सकती है। और जो यूएस लेड या वेस्ट लेड आप कह लें B3W हैं, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान को काम करना है, उन प्रोजेक्ट के साथ साइड बाय साइड लेकर चलना है, ठीक है? यहाँ पर ब्री और वहाँ पर दूसरी तरफ B3W है यूएस और यहाँ पर चाइना का, ठीक है? तो दोनों को पाकिस्तान को जो है वो बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए से इन चीज़ों को टैकल करना होगा, ठीक है? और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।